अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली अब्दुल्ला राना और मेरे साथ इस टाइम मौजूद है राना मोहम्मद तलहा। राना मोहम्मद तलहा 3 साल से पुर्तगाल के रेजिडेंट हैं, वहाँ जॉब भी करते रहे हैं, स्टडी भी करते रहे हैं। इनसे इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे और जो लोग इस टाइम शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पुर्तगाल, बुल्गारिया, हंगरी एक्सेट्रा, उन सब को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राना मोहम्मद तलहा से। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये बताइएगा कि आप सबसे पहले तो आप वहाँ पहुँचे कैसे? आपकी क्या स्टोरी है? जी, तो मेरी तो काफ़ी लॉन्ग जर्नी है क्योंकि मैं शुरू से ही यूरोप में जाना चाहता था और सबसे पहले मैंने ट्राई किया था यूक्रेन का, क्योंकि आप लोगों को गाइस पता है कि पाकिस्तान से आप यूरोप जाना आजकल बल्कि पहले भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसी मैं ये बोलूँगा कि मेरी लक ने भी मेरा साथ दिया और मैंने सबसे पहले अपना यूक्रेन का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था। मैं वहाँ पे गया और वहाँ जाने के बाद आपको जैसे पता है कि 2022 में वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई रशिया और यूक्रेन की, और उस वॉर की वजह से मुझे एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन एक सर्टिफिकेट मिल गया पोर्टुगल का, और फिर मैं उस सर्टिफिकेट पे पोर्टुगल मैंने फ़्लाई किया लीगली, इस्लामाबाद से डायरेक्ट लिस्बन में गया। मैं तलहा भाई इस टाइम ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि जितने भी यूक्रेन के रेज़िडेंट्स थे, उनके लिए क्या वहाँ पहुँचना किसी शेंजन कंट्री में जो कि टीआरसी उस टाइम दे रहे थे वॉर के टाइम पे, क्या ईज़ी था? कितने लोगों ने अप्लाई किया और ये क्या जर्नी थी, क्या प्रोसेस था ये? जी, तो जो लोग भी उस टाइम यूक्रेन में थे, जैसे मैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश से, नेपाल से, उन सब लोग जो थे, उन लोगों को यूरोप ने, बल्कि पूरी दुनिया ने ही एक टेम्परेरी प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट दिया कि आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं, क्योंकि आपकी कंट्री वॉर अफेक्टेड है। तो आप यहाँ पे आके एक पनाह, सियासी पनाह भी आप इसको बोल सकते हैं, हम इसको इंग्लिश में टेम्परेरी प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो उसकी बेस पे बहुत सारे लोग यूक्रेन से यूरोप में आए, कोई जर्मनी चला गया, कोई फ्रांस चला गया, कोई इटली चला गया, लेकिन मैंने पोर्टुगल को प्रेफर किया, क्योंकि आप लोग शायद जानते हैं या नहीं, क्योंकि पोर्टुगल एक ऐसी कंट्री थी, अब नहीं है, थी, जो आपको डॉक्यूमेंट्स दे रही थी, आप इमिग्रेशन अप्लाई करके वहाँ से कार्ड ले सकते थे। तो इसलिए फिर मैं यूक्रेन से, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो भी उस वक्त वॉर के टाइम वहाँ पे थे, वो सब लोग यूरोप में एंटर हो गए। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे पुर्तगाल के अंदर, इमिग्रेशन क्लियर की, उसके बाद क्या हालात फेस किए? जो कि यूक्रेन से इमिग्रेंट्स आए थे पुर्तगाल में दूसरी कंट्रीज़ में, उनकी क्या सिचुएशन थी जो एक वॉर लाइक सिचुएशन से निकल के दूसरी कंट्री में आए? उनके लिए क्या जॉब ऑफ़र्स थी? उनके लिए फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट में, या फिर कोई इस तरह की मुश्किलात उनको फ़ेस करनी पड़ी? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में? तो अली भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा पुर्तगाल में, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा, क्योंकि मुझे उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया था और मैं फ़र्स्ट डे से ही वहाँ पे लीगल था। तो मेरे लिए जॉब ढूंढना और बाकी सब, अपना टैक्स नंबर, सोशल नंबर और हेल्थ नंबर, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इजी थी, क्योंकि मुझे टेम्परेरी प्रोटेक्शन की वजह से ये सब ऑलरेडी मिल चुका था, और मेरे जैसे जितने भी लोग आए थे उन सब के लिए आसान था। बाकी जो नॉर्मल वहाँ पे जाते हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं कि कदरे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए आसान था, क्योंकि मेरे सारी चीज़ें बन चुकी थी और मैं फ़र्स्ट डे से लीगल था। बाकी आपने पूछा कि पोर्टुगल के हालात कैसे हैं, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बुरे हैं। वहाँ आपको जॉब नहीं मिलती है, वहाँ आपको रहने का प्रॉब्लम है, और एवरेज सैलरी 1000 यूरोज़ है। बस वहाँ की एक ही उनका पॉजिटिव पॉइंट था कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे, जिसको आप लोग, शायद आपने ये वर्ड सुना होगा, फाइल लॉक। वो फाइल लॉक करके आप इमिग्रेशन के थ्रू अपना कार्ड ले सकते थे टैक्सेस दे के, लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। तो मैंने भी उसी तरीके से अपनी फ़ाइल लॉक किया, और 2 साल, 3 साल बल्कि मैंने टैक्स दिया, और टैक्स देने के बाद मुझे मेरा रेजिडेंस कार्ड मिल गया।
तो तला भाई, इन 3 सालों के अंदर आपने कौन कौन सी जॉब्स की, बीच में आपको मुश्किलात क्या पेश आई जॉब्स के अंदर, सैलरी क्या इश्यूज़ थे, और इसके अलावा इसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे अगर कोई स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना चाहता है तो वो क्या सिचुएशन है वहाँ पे, जॉब स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वर्किंग आवर्स टाइम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि 3 साल के अंदर आपने जो जॉब्स की हैं क्या वो टफ़ थी, क्या टाइमिंग इश्यूज़ थे, या फिर आपको सैलरी कम मिल रही थी, क्या वेजेस क्या हैं वहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, तो अली भाई कुछ बात ऐसे है कि वहाँ जो कॉमन जॉब्स हैं हम लोगों के लिए, जो हम लोग जाते हैं, सबसे पहले तो आपके पास एक फ़ूड डिलीवरी का ऑप्शन होता है कि आप फ़ूड डिलीवरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कंस्ट्रक्शन की जॉब आपको मिल जाती है। और एवरेज सैलरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ एवरेज सैलरी 950 टू 1000 यूरोस, ये सैलरी है वहाँ पे, जो कि बहुत कम है और उसमें गुजारा करना भी मुश्किल होता है। उसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत भी कोई लैंग्वेज जानते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। कॉल सेंटर वहाँ की एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन सैलरी आपको वहाँ पे भी 1000 यूरोस या मैक्सिमम 1100 200 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप वहाँ नहीं कमा सकते। अच्छा, मुझे अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब व्यूअर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, ठीक है, जो लोग वहाँ रह भी चुके हैं, विज़िट भी कर चुके हैं, विज़िट वीज़े पे भी जा चुके हैं, हम सबको एक ये कॉमन बात पुर्तगाल के बारे में पता है कि पुर्तगाल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंट्री से लोग विज़िट करने आते हैं, यूरोपियंस ज़्यादातर आते हैं और यूके से भी लोग आते हैं। तो एक, अगर जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर आप जाते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, तो अगर आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहें, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर एक बिज़नेस से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, तो एक एज अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पुर्तगाल को देखा जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, आप अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप बिल्कुल पोर्टुगल को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। ये कंट्री बिल्कुल टूरिज़्म पे ही चलती है और वाकई ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नेचुरल सीन्स हैं, माउंटेन्स हैं और अटलांटिक ओशियन है। दुनिया का, यूरोप का सॉरी, सबसे बड़ा ब्रिज है, 17 किलोमीटर्स का ब्रिज है वहाँ पे। और हाँ, आप बहुत सारे वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो एशियन कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2024 से पुर्तगाल गवर्नमेंट ने फ़ाइल लॉक बंद कर दिया है और उसकी वजह से अभी हमारे नए लोग वहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि अब वहाँ पे आपको कार्ड नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। बाकी अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो हाँ, मैं आप वहाँ आ सकते हैं और वहाँ पे आपको बिज़नेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, ये बात तो बिज़नेस के हवाले से तो बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आपसे तला भाई, ये क्वेश्चन है मेरा कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब हम देख रहे हैं कि हर कंट्री के अंदर, दुनिया के हर कोने के अंदर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, ठीक है, या फिर एशियन कंट्रीज़ भी, हालांकि उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को बहुत सख्त कर दिया है। जो इमिग्रेंट्स हैं, जो पिछले लोग गए हुए हैं, उनको भी वो अब जो है डिपोर्ट करने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो अब अगर कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे पुर्तगाल को एज अ डेस्टिनेशन कंसिडर करना चाहिए? और अगर मैं करता हूँ तो वहाँ पे क्या मेरे लिए आगे चैलेंजेस होंगे, फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा प्लीज़। जी देखें अली भाई, स्टूडेंट बहुत सारे पाकिस्तान से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहाँ पे आए थे, जिनसे मैं ख़ुद भी मिला हूँ। और पुर्तगाल में आप देखें, सबसे जो अच्छी बात थी वहाँ की, और अभी भी स्टूडेंट्स के लिए है, कि आपको आपका रेजिडेंस कार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है, जो कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आप एज अ स्टूडेंट भी जाते हैं तो अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर पूछेंगे तो ईयरली 4000 यूरोस 4500 यूरोस ईयरली आपको पे करना होता है। लेकिन वो पे करने के बाद आपको जितना आपका ड्यूरेशन है आपकी स्टडी का, आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा और उस कार्ड पे आप फिर इजीली पाकिस्तान आ सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप किसी और यूरोपियन कंट्री में भी जाके सेटल होने के बारे में सोच सकते हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि आपको वहाँ पे आपका रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, और स्टूडेंट्स को अभी भी मिल रहा है। जैसे कि वहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 92,
उस आर्टिकल में आप अपना रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं और उस कार्ड पे फैमिली को भी बुला सकते हैं और आपकी ट्रैवलिंग ओपन हो जाती है। भाई मुझे ये बताइएगा कि अब अगर कोई स्टूडेंट विलिंग है आने के लिए तो उसका क्या प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करने का, ये सारा मेथड तरीका हमें बताइएगा कि क्या प्रोसेस है वहाँ पे अप्लाई करने का। जी, तो आप बहुत आसानी से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज़ अ पाकिस्तानी हम लोग पाकिस्तान में यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एजेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और अगर आप वहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 4000 यूरोस तक आपकी ट्यूशन फ़ीस है, आप वो पे करके अपना एक्सेप्टेंस लेटर ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पाकिस्तान में पुर्तगाल एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है। अगर तो आप वो ले सकते हैं तो पुर्तगाल में आप बहुत आसानी से आपको वीज़ा भी मिलेगा और आप आ सकते हैं। आपको फ़ीस पे करनी है, आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ प्रॉब्लम आपको पुर्तगाल एम्बेसी पाकिस्तान में जो है उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर वो आपको मिल जाए तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपके 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। मुझे ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट खुद ही अप्लाई करता है, किसी भी एजेंट के थ्रू नहीं करता, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाता, खुद ही अपने थ्रू अप्लाई करता है और ख़ुद ही किसी तरीके से वो मैनेज कर सकता है क्या कि उसको अपॉइंटमेंट मिल जाए, या फिर ये किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही मुमकिन है कि आपको अपॉइंटमेंट वो दिलवाए या किस तरीके से मैनेज करके दे? क्या हम खुद ले सकते हैं अपॉइंटमेंट? जी, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपॉइंटमेंट ओपन होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एजेंट्स और जो कंसल्टेंट बने हुए हैं, वो लोग पहले से ही अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते हैं और फिर वो अपॉइंटमेंट्स को सेल करते हैं और वो फिर अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एजेंट लोग जो हैं वो अपॉइंटमेंट पहले से ऑलरेडी बुक करके फिर उसको सेल करते हैं। वैसे आप खुद भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको हर टाइम पुर्तगाल एम्बेसी की, जो इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है, उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको आपको चेक करते रहना है। अगर आपको वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल मिलती है तो आप फ़ौरी उसको सिलेक्ट करके बुक करें और बुक करके आप खुद भी जा सकते हैं। लेकिन जितना मुझे पता है, जितने भी ये कंसल्टेंट और एजेंट लोग हैं, ये ऑलरेडी जितनी भी जो भी अपॉइंटमेंट, जो भी स्लॉट ओपन होती है, वो ऑलरेडी बुक कर लेते हैं और उसको बाद में फिर सेल करते हैं। अच्छा चलो भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पे आपने रीच आउट किया लोगों को, वहाँ पे देसी कम्युनिटी कैसी है और पुर्तगाल के अपने लोग, अपना कल्चर, अपना इन हेरिटेज उनका कैसा है, उसके बारे में कुछ गाइड करें। अली भाई, जो पोर्तुगीज लोग हैं वो काफ़ी रूड हैं। एक्चुअली इन्होंने भी ब्रिटिश एम्पायर की तरह और इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ पे रूल किया है और इन्होंने अपने लिए जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ पे इन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ था, जैसे कि गिनी बिसाओ, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। गिनी बिसाओ है, सबसे जो मेजर कंट्री है वो ब्राज़ील है। तो ये लोग अभी भी पोर्तुगीज़ जो हैं वो समझते हैं कि हम जैसे कोई किंग या क्वीन है, इनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। रूलर्स माइंडसेट है। हाँ, वो अभी भी वैसा समझते हैं, जबकि जो हकीकत है, इनके पास हमारे से कम पैसे होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं करते। पुर्तगीज लोगों को काम करना पसंद ही नहीं है। इनकी जो लड़कियां हैं वो काम करती हैं। आपको इनके जो लड़के हैं या मर्द हैं वो ज़्यादातर आपको घरों में ही मिलते हैं और ये बिल्कुल इनको काम करना पसंद नहीं है। और बाकी आपने पूछा था कि जो देसी कम्युनिटी है, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, देखें बात ये है कि जिस कंट्री में भूख होती है ना, तो वहाँ पे लोगों का माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। हमारे बहुत सारे लोग हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को रीच भी किया। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी तो मुझे किसी की सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे भूख है, तो वहाँ पैसे कमाना मुश्किल है, जॉब ढूंढना मुश्किल है, आपको रहने की जगह ढूंढना मुश्किल है। वहाँ पे 1-1, 2-2 यूरो के पीछे आपकी लड़ाई भी होगी। आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी आपकी टांगें खींचेंगे, हसद करेंगे आपसे, आपको खुश नहीं देख सकते, आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। जो कि ये चीज़ मैंने फ़्रांस या जर्मनी और बाकी कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि वहाँ के लोग खुशहाल हैं, तो उनका मिजाज और उनका माइंडसेट भी अच्छा है। यानी कि ऑल इन ऑल जो है वो देसी कम्युनिटी इन पुर्तगाल बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी ख़ास करके अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते। बाकी आप नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा आपस में सलूक है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं इनको बाहर जाके क्या हो जाता है, ये वहाँ जाके आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते और आपकी सपोर्ट कोई नहीं करेगा। आपको 1-2 यूरो देने का भी रवादार कोई नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है।
बस कर दूँ अब एंड करना है ना, मेरी बात हाँ, सुनो। वो। एंड यहाँ से करना है, आप लोगों ने इस कैमरे में देखना है, उधर नहीं देखना, ठीक है? वहाँ से वीडियो बन चुकी है,